बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतवासौ बिलहक्की वतवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ अहबाब, एक वक्त में जहां पर अदल का वो निज़ाम नाफिज था कि पूरी दुनिया के अंदर आप अहबाब तारीख से बखूबी वाकिफ है कि इस बड़े सगीर को अदल के उस निज़ाम की वजह से गोल्डन स्पैरो के नाम से पुकारा जाता है। और यही वो वजह है कि जो एक वक्त में बरतानवी साम्राज्य को यहां खींच कर ले आई। और आप देखते हैं कि वही बरतानवी साम्राज्य जब यहां जुल्म का, लूट मार का एक निजाम नाफिज करता है, उसके बाद वही बरसगीर जो चंद घड़ियां पहले गोल्डन स्पैरो के नाम से पुकारा जाता था, देखते ही देखते वही बरसगीर कि जिसमें कैद की वजह से करोड़ों अफराद लुकमा अजल बन जाते हैं। बरतानवी साम्राज्य ने एक ऐसा निजाम यहां पर तरतीब दिया कि जिस निजाम की बदौलत बरतानिया के चंद मकासद थे कि सबसे पहले यहां पर अपने जो मौजूद उनके साथ जुल्म का साथ देने वाले इस कौम के जो गद्दार थे, उन गद्दारों की आवभगत की जाए, उनको एक लेवल दिया जाए और उसके बाद यहां के जुमला वसाइल लूट कर यहां से बरतानिया लेकर जाया जाए और इस कौम को नतीजतन बेकस और मजबूर छोड़ दिया जाए। ये वो हालात थे कि जिन हालात के अंदर यहां वलीउल्लाही जमात के अकाबरीन ने इस जुल्म के खिलाफ 1857 की जंग आजादी में एक किरदार अदा किया और उसको लीड किया। और मुअर्रिख लिखते हैं कि दिल्ली से लेकर आगरा तक कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं था कि जिसके साथ वलीउल्लाही जमात के किसी लीडर की लाश न लगती हो। ये वो वजूहात थी कि जिन वजूहात की बुनियाद पर बरतानवी साम्राज्य इस कदर मजबूर हो गया कि एक ना एक दिन उसे अब ये मुल्क छोड़कर जाना था। लेकिन हम देखते हैं, क्या ये वो हालात थे, क्या ये वो नताज हैं जिनके लिए बरतानवी साम्राज्य से हमारे अकाबरीन ने जंगें लड़ी, अपनी जान और माल की कुर्बानियां दी। कि शायर लिखता है, यहां खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ, इसे कहिए वजह सरूर क्या, हो वरासतों पे गरूर क्या, इसे कहिए वजह सरूर क्या, हो वरासतों पे गरूर क्या, कि डगर मिली तो लुटी हुई, कि दिया मिला तो बुझा हुआ। मुअज़्ज़ज़ अहबाब, बरतानवी साम्राज्य यहां से जाते जाते नए आने वाला साम्राज्य जिसका सूरज तुलू हो रहा था और बरतानवी साम्राज्य का सूरज गरूब हो रहा था, जिसने अपना सूरज तुलू होते ही लाखों इंसानों पर एटम बम गिराकर इंसानी खून के ऊपर अपनी साम्राज्यत की बुनियाद रखी, उस अमरीकी साम्राज्य ने बाकायदा यहां पर वही दलाल के जिन्होंने कसम खा रखी है नस्ल दर नस्ल बरतानवी साम्राज्य की और फिर अमरीकी साम्राज्य की दलाली करने की, उनके जरिए यहां पर एक ऐसा निजाम नाफिज किया, उन करप्ट जागीरदारों के जरिए, उन करप्ट सरमायादारों के जरिए, उन करप्ट ब्यूरोक्रेसी के जरिए पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सरमायादारी निजाम नाफिज किया कि जिसका वही मकसद था कि एक वक्त में बरतानिया यहां आकर डायरेक्ट हम पर हुकूमत करके हमारे वसाइल लूटता था। इस निजाम की वजह से बरतानिया अमेरिका ने एक ऐसा मैकेनिज्म दरियाफ्त किया कि वही काम उसके एजेंट यहां पर इस कौम के डाकू लुटेरे बैठकर वही काम सर अंजाम दे और बगैर किसी जो है, अमेरिका को आज दुनिया के अंदर यह भी नहीं कहा जाता कि आप किसी कौम के ऊपर जुल्म करते हैं। और गुज़श्ता 77 ईयर्स के अंदर आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जितने भी तजर्बात किए गए, इस निजाम को कायम रखते हुए, सरमायादारी निजाम को कायम रखते हुए इसके अंदर चेंजेस की जितनी भी कोशिश की गई, उनके नताज आपके सामने। कभी तो यहां के नौजवान को उसको इमोशनल करके मजहब का पाक नाम इस्तेमाल करके आप देखते हैं कि यहां पर बाकायदा से जो है वो डिक्टेटर्स को हुकूमतें दी गई। कभी तो इस निजाम के अंदर आप देखते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है का नारा लगाकर अवाम का इस्तेसाल किया गया।
फिर आप देखते हैं कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर इस निजाम के अंदर अवाम का इस्तेसाल किया। मजीद आगे बढ़े तो इनकलाब जैसा लफ्ज भी इस्तेमाल करके सुनामी और तब्दीली का नारा लगाकर यहाँ के नौजवानों का, यहाँ की कौम का इस्तेसाल जो है वो जारी रखा गया। सवाल ये पैदा होता है, ये मैं किसी सेमिनार में, आम सेमिनार से मुखातब नहीं, आप यहां बाशऊर तबका बैठे हैं और आपके बाशऊर होने की सबसे पहली दलील यही है कि अक्ल और शऊर की बुनियाद के ऊपर चीजों को परखें। सवाल यह पैदा होता है कि क्या इन तमाम तर तजर्बात की वजह से, चाहे वो मजहब का नाम इस्तेमाल करके किए हों, चाहे वो जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करके किए हों, कभी पार्लिमानी निजाम, कभी सदारती निजाम, कभी ये तो कभी वो, क्या इनमें से किसी एक तजर्बे की वजह से भी यहां के अवाम के मसाइल हल हुए? क्या यहां की अवाम की तकदीर बदली? क्यों नहीं बदली? क्या वजह है कि तमाम तर तजर्बात के बावजूद सब के सब यहां पर जमातें, चाहे वो मजहबी जमातें हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं, या फिर वो सियासी मजहबी जमातें हैं, तमाम की तमाम जमातें यहां पर नाकाम हो चुकी? क्योंकि बुनियादी चीज है निजाम। वो निजाम के जो अमेरिका ने बाकायदा एक तयशुदा हिकमत अमली के तहत अपने मकासद हल करने के लिए यहां पर नाफिज किया। हम ये कैसे समझ सकते हैं 77 साल तो क्या 100 साल और गुजर जाए, जब तक सरमायादारी निजाम मुल्क के अंदर कायम है तब तक पाकिस्तान की अवाम के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि कोई भी चीज देखें, आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो उसके पीछे भी एक मकसद है, उसके पीछे भी आप एक एम लेकर चलते हैं और एक ना एक दिन जाकर वो मकसद हल होता है। इस तरह कोई भी काम आप करते हैं उसके चंद मकासद होते हैं। सरमायादारी निजाम के क्या मकासद है? कैपिटलिज्म के बुनियादी मकासद क्या है? सबसे पहला मकसद कि कैपिटलिज्म की पुष्टपनाई करने वाला जो इंपीरियलिज्म है, जो साम्राज्य है, इस मुल्क को, इस खिते को उसके हाथों में इस्तेमाल होने दिया जाए। जब जहां कहीं भी इस खिते की जरूरत पड़े तो उनके चंद इशारों के ऊपर यहां का कैपिटलिस्ट तबका इस मुल्क को थाली में रखकर जो है वो उनके आगे पेश कर। नेक्स्ट मकासद, यहां की अवाम का इस कदर इस्तेसाल किया जाए कि वो फिक्री और ज़हनी तौर पर लाचार हो जाए, वो माजूर हो जाए, वो कभी ये समझ ही ना सके कि उनके ऊपर कैसे इस्तेसाल किया जा रहा है, किस तरह से जुल्म किया जा रहा है। उससे अगला मकासद कि यहां पर वो एजेंट, वो इंटरनेशनल साम्राज्य इंपीरियलिस्ट एजेंट, यहां के कैपिटलिस्ट, उनकी दौलत में इस कदर इजाफा किया जाए और उनकी दौलत जो है वो अल्टीमेटली अपने ममालिक के बैंकों के अंदर जो है वो जमा की जाए, ताकि वही काम जो बरतानिया एक वक्त में डायरेक्ट आकर यहां पर करता था, वही काम एक निजाम के जरिए, एक तयशुदा प्रोसेस के जरिए अवाम को, नौजवान को इल्म भी ना हो और तमाम के तमाम मकासद जो है वो अमेरिकन साम्राज्य के पूरे हुए। कैसे? इसकी मिसालें आपके सामने। आप बाशऊर दोस्त हैं, आप तारीख का मुताला करते हैं, आप देखते हैं कि जब अमेरिका को जरूरत पड़ी इस खिते की, रशिया के इनकलाब को कंटेन करने के लिए, यहां की अवाम, यहां की करोड़ों अवाम का सौदा करके सीटों और सेंटों जैसे बदनाम जमाना मायदात के अंदर इस खिते को जो है वो इस्तेमाल किया गया। जब अमेरिका को जरूरत पड़ी अफगानिस्तान के अंदर जाकर रशियन जंग लड़ने के लिए, रशिया के खिलाफ अमेरिका की जंग लड़ने के लिए, इस खिते की अवाम को, इस खिते के नौजवान को इस कदर ब्लैकमेल किया गया, उसके अक्ल और शऊर पर इस कदर पर्दा डाला गया कि वो मौरख लिखता है कि उनके एक हाथ में जन्नत का टिकट होता था और दूसरे तरफ उनके पांव नंगे होते थे और वो अफगानिस्तान में दौड़ रहे होते थे कि हम जन्नत के लिए जा रहे हैं, हम जहाद करने जा रहे हैं। आज गवाह है, आज आपके अपने पार्लियामेंट के अंदर आपके अपने सेनेटर उठकर जो है वो कह रहे हैं कि वो एक गलती थी, हमने अमेरिका की जंग लड़ी और उसी जंग की बदौलत आज तक हमारा खिता दहशतगर्दी की इस आग से बाहर नहीं निकल सका। आप देखते हैं क्या ये मकासद पूरे नहीं हो रहे अमेरिकन साम्राज्य के? कि आज तक इस खिते के हुक्मरानों ने, हुक्मरान में नहीं कहूंगा, ये लफ्ज की तजलील है, आज तक उन कैपिटलिस्टों ने, उन कैपिटलिस्ट के आलाकारों ने, यहां पर करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने, यहां के करप्ट जो है वो जजेस ने, यहां की कुल करप्ट इस्टेब्लिशमेंट ने उन सरमायादारों के साथ मिली भगत करते हुए आज तक यहां की अवाम का सौदा है।
में मुझे और आपको IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे गिरवी किया गया। आज पाकिस्तान का हर फर्द का मोबेश 2 लाख रुपए का मकरूज है। मुझे बताएं, क्या वो कर्जा मैंने लिया? क्या वो कर्जा हमारे वालिदैन ने लिया? किसने लिया वो कर्जा? कहां गया वो अरबों खरबों डॉलर का कर्जा कि आज पाकिस्तान के हालात आपके सामने? लिहाजा ये वो मकासद है। आप देखें, खुद डान न्यूज के अंदर आर्टिकल छपता है, मिफ्ता इस्माइल साहब जो खुद इस हुकूमत के वजीर रह चुके हैं, वो खुद राइट करते हैं कि पाकिस्तान के जो टॉप 1% इशराफिया है, जो टॉप 1% सरमायादार हैं, उनकी जो दौलत वो लोअर 70% से भी जो है वो दुगनी कर दी जाए, फिर भी वो टॉप 1% की दौलत ज्यादा है। तो आप देखते हैं सरमायादारी निजाम के जो मकासद थे, क्या वो नहीं हाल हो रहे हैं? क्या अमेरिकन साम्राज्य और यहां के सरमायादार इस कौम का इस्तेसाल करके इस कौम की दौलत नहीं लूट रहे? अगर हम किसी कैद ज़दा इलाके में, किसी रेगिस्तान में रह रहे होते तो फिर पूरी की पूरी कौम का ये हाल होता ना। हम एक वसाइल से मालामाल खिते के बासिंदे, और गुज़श्ता 77 साल से लूट कर उन्होंने इस खिते से इतना हासिल किया है कि आज दुनिया की कोई भी लीक ओपन होती है, चाहे वो दुबई लीक हो, चाहे वो पनामा लीक हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जजीरे हो, हर जगह आपको पाकिस्तान के सरमायादारों की जायदादें नजर आएंगी। टॉप 10% आपको पाकिस्तान के ये करप्ट सरमायादार नजर आएंगे। तो लिहाजा सरमायादारी निजाम जिस मकसद के लिए डिजाइन किया गया था दोस्तों, वो मकासद ये अपने फुलफिल कर रहा है। अब बात है कि इसके नताइज क्या है फिर, जब कुल की कुल दौलत जो है वो सुकड़ कर एक तबका जो है वो जो हम पे मुसल्लत हुआ है, मजदूर की मेहनत पे इस्तेसाल करके सरप्लस वैल्यू को जो है वो हासिल करके तमाम की तमाम दौलत के जब अंबार अपने पास लगाता है, तो नतीजतन क्या हो? नतीजतन ये होता है कि मुल्क की जो 97% अवाम है वो नस्ल दर नस्ल जिल्लत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती। क्या जिस माशरे में आज हम रह रहे हैं उसकी सूरत हाल आपके सामने नहीं है? क्या यह सोसाइटी किसी इंसान के रहने काबिल है कि 4 साल की बच्चों के साथ इस माशरे में ज्यादती हो रही? यहां की 70% अवाम आज 21वीं सदी के अंदर 2 वक्त की रोटी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रही है। इस मुल्क के अंदर माएं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपनी इज्जत तक फरोख्त कर रही। मैं और आप सारी जिंदगी, हमारे वालिदैन की सारी जिंदगी लग गई, हम डिग्रियां हासिल करेंगे, हम टॉप कर ले, जो भी कर ले, इस निजाम के अंदर नतीजा क्या निकलेगा? क्या इस सिस्टम ने, क्या इस रियासत ने 77 ईयर्स के बाद, तमाम तर तजर्बात के बाद कोई एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया कि जिसके अंदर रियासत का नौजवान, रियासत का एक शहरी वो जाकर परफॉर्म कर सके और अपने वालिदैन के जिसके ऊपर उन्होंने एक सरमाया लगाया था, अपनी जिंदगी लगाई थी, अपनी हड्डियों का अर्क निचोड़ कर उसको तालीम दिलाई थी, उनकी देखभाल कर सके? क्या है मैं और आप इस काबिल? सब कुछ करने के बावजूद इस मुल्क का नौजवान पासपोर्ट दफ्तर के बाहर लाइनों में लगा हुआ है। वो यहां पर पासपोर्ट बनवाकर इंटरव्यू लिया जाता है, उससे गुलामों की किस्में चुनी जाती हैं कि इतने बैंड्स वाला गुलाम इस मुल्क में जाएगा, इतने बैंड्स वाला गुलाम इस मुल्क में जाएगा। एक मंडी की हैसियत है इस मुल्क की, और हम इसके अंदर एक प्रोडक्ट है, हमें खरीदा और बेचा जाता है कि सारी जिंदगी जाकर हमारे मुल्क का नौजवान अरब के अंदर रेत छानता है, वो सारी जिंदगी जाकर यूरोप और अमेरिका के अंदर पेट्रोल पंप्स और सिक्योरिटी के अंदर अपनी तमाम तर सलाहियतें वक्फ कर रहा है। और नतीजा क्या हासिल होता है कि उसकी वालिदैन, उसके बूढ़े माँ बाप बिस्तर मर्ग पर होते हैं, वो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, फिर भी अपने उस बेटे को नहीं बताते कि कहीं मेरा बेटा वापस ना आ जाए मेरी खातर, और अगर वो वापस आ गया तो उसके ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा कौन उतारेगा? फिर मेरे बेटे को यहां दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, और नतीजतन उसके वालिदैन दफन हो जाते हैं। फिर उसको खबर होती है कि मेरी बूढ़ी माँ मौत के घाट उतर चुकी है, कि जिसने मुझे आज इस नतीजे पर पहुंचाया। दोस्तों, ये किसके नताइज है? ये कौन, किस सिस्टम का जुल्म है? क्या सरमायादारी निजाम के नताइज नहीं है? ये कौन सा सिस्टम नाफिज है फिर इस मुल्क में 70 साल से? लिहाजा याद रखें, अगर मैं इस सिस्टम के मसालिम पर बात करने लग जाऊं तो आज का ये दिन कम पड़ जाएगा। आप खुद इस माशरे के नौजवान हैं यार, अभी चल कर आए, क्या अपर अड्डा चौक में लाइन नहीं लगी हुई थी मजदूरों की? क्या छतर चौक के अंदर नहीं बैठे हुए थे गेंदी बेलचा उठाकर मजदूर? शर्त लगा ले मेरे साथ शाम को जाएं,
क्या वो वहीं नहीं बैठे होंगे? क्या सरमायादारों के बच्चे बच्चे हैं? वो रिस्क खाते हैं तो इनके बच्चे क्या खाते हैं? वो मजदूर के जिसकी दिहाड़ी नहीं लगी उसका बच्चा रात को क्या खाकर सोएगा? लिहाजा याद रखें दोस्तों, ये तमाम तर पैदा करदा नताइज किसके हैं? सरमायादारी निजाम के। कैसे हैं? मैंने आपके सामने रखा कि ऐसा मैकेनिज्म, ऐसे असूल कायम कर दिए गए जो एक मंडी के असूल होते हैं, जो बाजार के असूल होते हैं, जो खरीदो फरोख्त के असूल होते हैं। वो असूल इंसानी माशरे के काबिल नहीं होते। अगर सरमायादारी निजाम के असूल किसी इंसानी माशरे में कायम करेंगे तो नतीजातन वो वही रिटायत देंगे जो एक मंडी के अंदर जो है वो असूल होते हैं। वहां पर खरीदो फरोख्त होगी, वहां पर बोलियां लगाई जाएंगी, वहां पर अपना प्रॉफिट देखा जाएगा, वहां पर इंसानों को बेचा जाएगा, वहां पर इंसानियत, रवादारी, इखलाकियात, ये तमाम तर चीजें आपको नापैद नजर आएंगी जिस तरह आज पाकिस्तान के अंदर आपको नजर आ रही है। अगला सवाल यह है कि अगर हम अक्ल और शऊर की बुनियाद पर यह चीज तय कर लें कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की वजह यहां का सिस्टम सरमायादारी निजाम है, तो भाई नौजवान के पास सॉल्यूशन क्या है? 77 ईयर्स के अंदर नौजवान को कब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर कभी कहा गया जी आप जो है वो हमारी फलां चीज से दूरी है, कभी कहा गया जी फलां शख्स आएगा वो अच्छे कपड़े पहनता है, वो ड्रेसिंग करता है, आप उसके पीछे चले। कभी नौजवान को कहा गया कि भाई वो शख्स जो है वो नया आया है इस दफा। कभी हाइब्रिड सिस्टम, तो कभी सदारती निजाम, कभी पार्लिमानी निजाम। नौजवान को सारे रास्ते दिखाकर आज इस नैज पर पहुंचा दिया है कि नौजवान अब हकीकत का रुख भी देखे। याद रखें दोस्तों, तारीख के अंदर जब जब भी जुल्म का यह निजाम कायम हुआ है, जब जब भी, जिस तरह आज सरमायादारियत है, इस तरह एक वक्त में अबू जहल केसरो किस्रा का निजाम था, एक वक्त में फिरौन और नमरूद का कायम करदा निजाम था। इंसान की कुल मालूम तारीख के अंदर आप देखते हैं एक ही चीज हमें नजर आती है कि जब भी जुल्म का ऐसा निजाम कायम हो, उस जुल्म के निजाम को गिराने के लिए जुल्म के जो जालिम होते हैं उनके मद्दे मुकाबले लाकर एक जमात खड़ी करनी पड़ती। क्यों? आप देखें, जुल्म का ये कैपिटलिज्म ये निजाम है, इस निजाम को भी चलाने के लिए कैपिटलिस्ट पर मबनी एक जमात मौजूद है, उनके आलाकार मौजूद हैं कि जिनकी वजह से यह सरमायादारी निजाम चलाया जा रहा है। अब अगर आपने इस सिस्टम को गिराना है और फिर इसकी जगह एक नया सिस्टम तामीर करना है, तब आपको एक जमात की जरूरत है। मैंने आपके सामने जिस जमात का नाम रखा यूनाइटेड पाकिस्तान, क्यों मैं कह रहा हूं कि यूनाइटेड पाकिस्तान वो वाहिद जमात है कि जो जुल्म के इस निजाम को गिराकर यहां पर अदल पर मबनी एक निजाम कायम करेगी। क्योंकि यूनाइटेड पाकिस्तान अपनी वाज़े और दो टोक फिलासफी रखती है, वो फिलासफी के जिसकी जड़ें इस धरती के अंदर पेवस्त। यूनाइटेड पाकिस्तान इमाम शाह वलीउल्लाह के फिक्र और फलसफा, मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी की अहम ताबीरात के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर सेकुलर, सोशलिस्ट, नेशनलिस्ट, डेमोक्रेटिक और नेशनल डेमोक्रेटिक इनकलाब की बात करती है। वो तमाम तर तकसीम, वो तमाम तर जुल्म, वो तमाम तर माशी तंगी जो सरमायादारी निजाम ने आपके ऊपर मसलत की, उन तमाम तर तंगियों का जवाब यूनाइटेड पाकिस्तान के नजरियात है। यही वो वाहिद जमात है कि जिसके नजरियात जब तक इस मुल्क के अंदर इंप्लीमेंट नहीं होंगे तब तक इस मुल्क की हालत जूं की त्यों रहे। उसके बाद इनकलाबी जो जमात होती है उसके अपने खद हाल होते हैं, इनकलाब की एक साइंस होती है। यूनाइटेड पाकिस्तान की अपनी एक नजरियात है, उनकी अपनी एक फिलासफी है, उस नजरियात के ऊपर कायम करदा जमात है। उस जमात के अंदर अदारा जाती प्रोसेस है और उन अदारों के अंदर बैठा हुआ कौन है? मुझे बताएं कि सरमायादारी निजाम के खिलाफ जो जमातें आपसे वोट लेती हैं इनकलाब के नाम पर, उन जमातों को कौन चला रहा है? क्या सारी जिंदगी नौजवान लगाकर कोई भी जमात पाकिस्तान की उठा ले, आगे क्वेश्चन आंसरिंग के मराले ने हमारे सामने रखे, क्या सारी जिंदगी लगाकर कोई शख्स सरमायादारी निजाम की किसी जमात के अंदर वहां के किसी मरकजी इदारे में जा सकता है? नहीं। यूनाइटेड पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जो ना आपका रंग देखती है, ना आपकी नस्ल देखती है, ना आपका इलाका देखती है, ना आपका हसब नसब देखती है तो सिर्फ एक ही चीज देखती है कि इंसानियत के लिए आपके दिल में कितना दर्द है,
آپ پاکستان کی قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اور جو شخص اس نظریے کو قبول کر کے انسانیت کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتا ہے، یونائٹڈ پاکستان کے اندر ہر وہ شخص قابل قدر ہے، ہر وہ شخص پارٹی کا مرکزی صدر بن سکتا ہے۔ آ کر دکھائیں مجھے پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی ایسی جماعت موجود ہے تو میں آپ کے سامنے سرنڈر کر دوں گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی سیاسی جماعت موجود نہیں کہ جو یونائٹڈ پاکستان کے طرز پر نہ صرف نوجوانوں کو بلا رہی ہو، نہ صرف نوجوانوں کو ایک راستہ دکھا رہی ہو، بلکہ اس راستے کے اوپر دن بہ دن، رات، ہر وقت، ہر لمحہ نوجوانوں کی تربیت بھی کر رہی ہو، اور عقل اور شعور کی بنیاد پر ہر نوجوان کو اس قابل بنا رہی ہے کہ وہ نوجوان کل کھڑا ہو کر ملک کی لیڈرشپ سنبھال سکتا ہے۔ آپ کو، اس ملک کے نوجوانوں کو، یہاں کی انسانیت کو اس قدر تذلیل کا نشانہ بنایا گیا کہ آج نوجوان کے اندر وہ ہوئی پیدا نہیں ہوتی کہ میں بھی کچھ کر سکوں گا، میں بھی اس قوم کی لیڈرشپ کر سکوں گا، میرے ہاتھ میں بھی کچھ ہے۔ آج کا نوجوان، پاکستان کا نوجوان ان سرمایہ داروں نے رکھا ہوا ہے صرف نسل در نسل غلامی کے لیے۔ یونائٹڈ پاکستان وہ واحد جماعت ہے کہ جو آپ کو نسل در نسل اس غلامی سے لا کر اس سٹیج پر کھڑا کرتی ہے کہ آپ آئیں اور قوم کی لیڈرشپ کریں، آپ آئیں اور سرمایہ داری نظام کو گرائیں، آپ آئیں اور یہاں پر عدل پر مبنی ایک نظام قائم کریں۔ اور جب تک آپ اور میں، غریب کے بچے، خود اپنے پاؤں میں سانس نہیں ڈالیں گے، خود اپنے کندھوں کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ یہ سسٹم چلانے کا یہ بوجھ برداشت کر سکے، سسٹم کرانے کی اہلیت رکھ سکے، تب تک یاد رکھیں کوئی سرمایہ دار، کوئی جاگیردار آ کر ہمارے مسائل حل نہیں کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں ایک طرف بچے بھوک کی خاطر تڑپ کر بھوک کی وجہ سے مار رہے ہیں، تو دوسری طرف ایک جاگیردار کی اگلی نسل جس نے ہمارے اوپر سرمایہ داروں کے مطابق مسلط ہونا ہے، وہ جب اپنی کھلونے والی گاڑی نکلتا ہے تو سندھ کی تمام سڑکیں بند ہو جاتی ہیں۔ آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنا کہ وہ ایک سرمایہ دار کے گھر میں پیدا ہوا اور آپ نے غریب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ کیا اس فرق کی بنیاد پر ہمیں جینے کا حق نہیں، ہمیں اس ملک کے اندر بڑھنے کا حق نہیں؟ آپ کے آئین کے اندر لکھے ہوئے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، مجھے بتائیں کیوں نہیں مل رہے آپ کو فنڈامنٹل رائٹس؟ کیونکہ آج تک نوجوان نے خود آگے بڑھ کر اس قوم کو لیڈ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ جس دن یہاں کا نوجوان یونائٹڈ پاکستان کے اس اعلان پر جہاں آگے بڑھے گا، اس قوم کو لیڈ کرے گا، یاد رکھیں وہی دن ہوگا سرمایہ داریت کی موت کا دن۔ تب تک آپ جو مرضی کر لیں، پارا چنار کا لہو بہتا رہے گا، غریب مرتے رہیں گے، فرقہ واریت کی بنیاد پر گلے کٹتے رہیں گے، تب تک اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور یونائٹڈ پاکستان کے ہر نوجوان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہر الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے، اٹھے گا جب سب میں سرفروشاں، کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے، سزا جزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں پہ عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا عذاب محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ آپ تمام لوگ